आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 के, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपको बताया गया था कि किस टाइप से करना है, वो पहले हम कर चुके थे, और उसके अंदर एक दूरी दी गई थी, उसकी के बेसिस पे आपको करना था। तो सिंपल वे के अंदर वो हमने चैप्टर के 12 क्वेश्चन कर लिए। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17, टोटल 17 क्वेश्चन है इसके अंदर। वो 17 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज का जो नया न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या दे रखा है, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि आवेशों +q, +2q तथा +4q, 3 आवेश दे रखे हैं, +q, +2q तथा +4q को a मीटर भुजा वाले, a भुजा दे रखी है, a मीटर वाले भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य का मतलब आपको बताया था कि यदि आवेश को आप किसी निश्चित बिंदु पर लेके आते हो तो उसमें जो कार्य होता है वो एक्चुअल में जहाँ पे रखे गए हैं, तो कार्य जो होता है एक स्थितिज ऊर्जा का रूप होता है। तो इनमें हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कार्य का आपने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाला था। मतलब आपको ये बताया गया था कि किस टाइप से आपका इसमें कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में हम निकालते हैं। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले एक इसका डायग्राम बनाते हैं और उसी की बेसिस पे इसका सॉल्यूशन देंगे हम। तो क्या सॉल्यूशन होने वाला है वो देखिए। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं पहले। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये आप जानते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान साइज की होगी, और इसकी भुजा आपको बता रखी है ए मीटर की दे रखी है, ए मीटर की दे रखी है, ठीक है, ए मीटर की दे रखी है सारी। ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसके ऊपर अपने पास 3 आवेश बताए गए हैं। एक पे है +q, दूसरे पे है प्लस का 2q, और थर्ड कोने पर है प्लस का 4q दे दिया। समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसमें हमें कार्य की गणना करनी है। और कार्य की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको समझिए। कार्य जो होता है आपको बताया था गया था कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कार्य निकाला जाएगा वो बराबर होगा किसके, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने ज्ञात किया था लास्ट वाले जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आवेश के रूप में कैसे ये इफेक्टिव होता है। तो फॉर्मूला आपको बताया गया था क्या होता है, U = KQ1Q2/R, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये हमने आप पहले ही डिराइव कर चुके। इसमें कार्य या स्थितिज ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंस होती है आवेशों की। तो कौन कौन से आवेश दे रखे, तो आप देखोगे 3 आवेश दे रखे हैं, तो 3 के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाली जाएगी। पहले आपको बताया था कि 1 है, जैसे इसको आपको 1 पॉइंट दें, जैसे A, B, C ये बोला जाए, तो 1 पर कितना होगा, तो हम बताते हैं 1 2 के कारण, ठीक है, 1 2 के कारण हो जाएगा, 2 3 के कारण हो जाएगा, और 3 2 के कारण हो जाएगा। 3 आ जाएंगे, 3 कंडीशन रहेगी, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, और एक इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी कुल, यहाँ हम बोलेंगे कार्य जो निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा, पहले और दूसरे आवेश के बीच में। तो हम लिखेंगे U12, फिर U23 के बीच में, और U31 के बीच में, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और वैसे भी ये एक अदिश राशि है, तो इसमें हम आसानी से कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, 2 आवेश 1 और 2 के बीच में दे रखी है, फॉर्मूला होता है इसका A, ये रहेगा। तो क्या आने वाला है, KQ1Q2/R12, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप 1 2 किसको मानते हैं। जैसे मैंने इसको 1 2 माना है, इसको 3 मान लिया, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। फिर ये किसके बीच में है, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, KQ2Q3/R23, फिर ऐसे ही KQ3Q1/R31, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम यदि वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो K तो कॉमन है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। भुजा का मान अपने को दे रखा है A। अब रही बात चार्ज की, तो सिर्फ चार्ज की वैल्यू रखनी है, और कितनी है, Q1 की वैल्यू देखिए कितनी है, Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 4Q। तो यहाँ पर रख दीजिए मान, तो अपने पास यहाँ आएगा KQ × 4Q, ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में। फिर आगे चलते हैं, प्लस K/A रहेगा, R23 का मान भी यही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज और दोनों के बीच में दूरी इतनी ही रहने वाली है। Q2 और Q3 का जो मान है वो देखिए कितना है,
तो दूसरा और तीसरा ये, तो यहाँ पर तो आवेश है 4Q, यहाँ पे कितना है 2Q, तो हम लिख देंगे 4Q मल्टीप्लाई में 2Q प्लस फिर आगे वही K अपॉन A, तो ऐसा कैसा, और साथ में Q3 और Q1, तो Q3 ये रहा और Q1 ये रहा, तो 2Q इंटू Q। बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, ये तो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 4K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस इसमें कितना आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस ये हो गया 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A। ये स्थितिज ऊर्जा है, इसके कार्य की गणना की जा रही है, ठीक है। अब आगे क्या रहेगा, बस इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे K Q स्क्वायर अपॉन A, इसमें भी है इसमें भी है, ये सब जगह से कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A तो आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रहने वाला है, यहाँ तो रहेगा 4, उधर रहेगा 8 और वहाँ रहेगा 2, ठीक है। 4 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो आंसर आएगा 14K Q स्क्वायर अपॉन A। ये इसके कार्य की गणना हो चुकी है सिंपल वे के अंदर, ये हमें कार्य करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ टफ काम नहीं किया, खाली फॉर्मूला रखा KQ1 Q2 अपॉन R और इसके बेसिस पे हमने कार्य की गणना करी। तो आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करना है। आप देखिए इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है कि पहला 2 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कि 2 आवेश दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है 7 माइक्रोकुलाम और दूसरा दे रखा है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0 0 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये x का, ये y का, ये z का। तो y और z के कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है, वो भी नेगेटिव। तथा +9 0 0, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी x का कोऑर्डिनेट है, पर स्थित है कि निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, ठीक है। इस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, तो इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R। तो दूरी निकालनी है और R कौन सी होगी, जैसे R21 निकालते हो तो R2 माइनस R1 निकालना है, बस इतना सा काम करना है स्थितिज ऊर्जा का। फिर बोला कि दोनों आवेशों पर परस्पर अनंत दूरी पर, यानी दोनों को आप अलग कर रहे हो, अनंत पे ले जाते हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट वाले की बारी लेते हैं यहाँ से। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए ए का 2 आवेश दे रखे हैं, 7 माइक्रोकुलाम और माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। तो पहला आवेश दे रखा है Q1 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकुलाम, यानी कि माइक्रोकुलाम में आपको पता है कितना कुलाम होता है, 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। देन Q2 अपने को दे रखा है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, यानी कि हम कहेंगे -2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। ये तो हो गई दूरी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, x2 ये दे रखा है r की वैल्यू, तो हम दूरी निकालेंगे r21, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, KQ1 Q2 अपॉन R। तो R21 क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूरी दे रखी है वो सिर्फ सदिश में न दे करके हम सीधा कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं करेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ x और y की दे रखी है ना, x y और z। तो x की वैल्यू दे रखी है, इसमें -9x का कोऑर्डिनेट, इसमें भी x का है, y z का है नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो आप देखो दूसरा कोऑर्डिनेट R2 है, उसकी वैल्यू तो है कितनी, +9, तो ये मैं लिख दूंगा +9, फिर माइनस इस फॉर्मूले का, और R1 की वैल्यू कितनी है, -9, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस +9, तो कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर आया। आप देख सकते हो दूरी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। अब ये बोल रहा है पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हम लिखेंगे यहाँ से कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे U का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R,
R21। ठीक है, आप ये मान निकालिए तो क्या आएगा, k की वैल्यू तो आप जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2, Q1 का मान कितना अपने पास, तो 7 गुना 10 की पावर -6 इंटू Q2 का मान माइनस का 2, तो माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R21 का वैल्यू हमने निकाल लिया 18 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो आप देखिए 9 का भाग 18 में देते हैं, कितने बार जाएगा, 2 बार। और को सॉल्व कर लीजिए तो माइनस में आ जाएगा ये, तो ये तो हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, माइनस को हमने आगे ले लिया, इसकी प्रॉब्लम हटा दी, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा 7, तो यहाँ से मैं ये 7 नोट करूँगा। अब देखिए यहाँ -2 है, यहाँ -6, तो ऊपर कितना बच जाएगा, -4। ये -6 -4 कितना होता है, -10, 10 की पावर -10 और यहाँ पे 10 की पावर 9, तो कितना हो गया, 10 की पावर -1 बच गया। 10 की पावर -1 बचने का मतलब है कि 7/10 यानी कि -0.7। और ये क्या पूछा आपसे, स्थितिज ऊर्जा, तो आंसर किस में आएगा, जूल में। तो -0.7 जूल इसका आंसर आया है पहले का, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल वे के अंदर इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरे में हम कार्य लिखेंगे, अनंत दूरी तक अलग करने में जो कार्य होता है वो किसके बराबर होगा भाई, डिफरेंस से तो निकालना है, एक तो अनंत पर और एक जो पहले था, दोनों का अंतर, यानी कि एक आवेश यहाँ है, एक को अनंत पे ले गए, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एक तो u है जितना तो है ही, ये तो हमने निकाल लिया, और कहाँ पर, दूसरा अनंत पर। मैंने आपको बताया था कि अनंत पर विभव का मान और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना रहेगा, 0 माइनस u की वैल्यू ये आप निकाल चुके, -0.7 जूल दे रखा है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपका जो आंसर आएगा +0.7 जूल हो जाएगा। यानी कि इसको अलग करने में आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। ये इसका आंसर आ गया अपने पास। तो ये सिंपल वे के अंदर आप इन दोनों क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो कहीं से ये क्वेश्चन टफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचेंगे। तो 15वां क्वेश्चन देखिए, अब क्या करना है इसके अंदर कि किसी विद्युत क्षेत्र में XY बिंदु पर विद्युत विभव का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है अपने को कोऑर्डिनेट x और y के रूप में, 6xy + y² - x², ये विभव का मान दे रखा है और बोल रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का परिकलन कीजिए। अब देखिए ऐसे सवाल आ जाए तो इसके अंदर आप क्या करेंगे। अब देखो जहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात आ जाती है ना, तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था, विभव और विद्युत क्षेत्र में एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, तो आपको एक संबंध बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में जो संबंध होता है, विद्युत विभव में संबंध आपको मैंने बताया था कि E = हमने पढ़ा था, वो आता है E = आता है माइनस का ग्रेडियंट V। ध्यान हो तो ये आपको मैंने बताया था, इस ग्रेडियंट का मतलब होता है माइनस का del/del x। ठीक है, ये माइनस तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, i कैप के लिए वैल्यू आती है पहले, फिर प्लस j कैप, डेल का मतलब आपको बता चुका मैं, del/del y प्लस k कैप del/del z। ठीक है, ये v बाहर रहेगा, इसको मैं अंदर भेज देता हूँ, तो यह आ जाएगा v/x del v/del y और del v/del z। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से वैल्यू निकालनी होती है। विद्युत क्षेत्र निकालना, आप देखिए इसने पूछा भी है कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला तो होता है E = माइनस का ग्रेडियंट V। ग्रेडियंट का मतलब होता है माइनस का i कैप, ये माइनस तो बाहर है इस ब्रैकेट के, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं इसको अच्छे से, माइनस तो बाहर है इसके, और क्या फॉर्मूला होता है i कैप, ये आप देख लीजिएगा। यदि आपको ध्यान नहीं है कैसे निकाला, तो पहले हम पढ़ चुके हैं, जो शुरू का टॉपिक था, दूसरा या तीसरा टॉपिक ये जिसमें हमने ये देखा था। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में। अब यहाँ से हमें देखो क्या निकालना पड़ेगा, V का मान दे रखा है, बस ये 3 चीज़ें निकालनी है और इसमें रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि विभव दे रखा है V, वो दे रखा है अपने को 6xy +
वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप वैल्यू निकालिए डेल वी अपॉन डेल एक्स की, वो कितनी आती है। आप वैल्यू निकालिए डेल वी अपॉन डेल वाई की, वो देखिए कितनी आती है। और डेल वी अपॉन डेल जेड ये निकालिए और इसका आंसर इसके अंदर हमें रखना है। तो क्या आएगा वो हम समझेंगे यहाँ से। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। डेल अपॉन डेल एक्स वी का मान रखिए, तो 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे डेल अपॉन डेल वाई 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डेल अपॉन डेल जेड वी का वैल्यू रख रहे हैं, बस खाली इतना ही किया, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि डेल ये सब वैल्यू रखी है, वी का मान रख दिया। अब आपको बताया था कि इसका अवकलन करना है, इसका मतलब तो अलग अलग अवकलन कीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में होता है और जो टर्म रहेगी उसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो इसमें जो एक्स की टर्म होगी ना उसी का होगा, अदरवाइज और दूसरी टर्म का नहीं होने वाला। तो क्या आएगा, तो देखिए 6 और वाई, एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स की घात 1 का अवकलन होता है, एक ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 1 का अवकलन तो कितना होता है, 1 होता है। डेल अपॉन डेल एक्स इसे कैंसिल भी हो जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये एक ही आने वाला है, ठीक है। स्क्वायर का होता है 2x हो जाता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, यहाँ से मैं तो लिख दूंगा 6x का अवकलन हो गया 1 और ये हो गया बच गया क्या y, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, y स्क्वायर का होगा नहीं क्योंकि इसमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, यदि x होता है यहाँ पे तब हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा, तो इसका 0। फिर आगे चलते हैं, आगे साइन है माइनस का, और x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है भाई, आपको अवकलन का फॉर्मूला बता दिया, nx की पावर n-1 होता है, ठीक है। x की पावर n का अवकलन क्या रहेगा, nx की पावर n-1। जैसे स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है, 2x। तो यहाँ से x स्क्वायर का अवकलन जो आएगा वो कितना आएगा, 2x। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें y के रेस्पेक्ट में कीजिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6x ऐसा का ऐसा आ जाएगा और y का अवकलन कितना हो जाएगा 1, जैसे इसमें ऊपर वाले में हुआ था। जैसे यहाँ पे x का अवकलन 1 हुआ था तो 6y आया था, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y का अवकलन 1 हो जाएगा, बाकी टर्म आ जाएगी 6x। अब क्या इसमें वाई स्क्वायर का होगा, तो बिल्कुल होगा क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले की तरह ही प्लस का 2y। प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस। क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, तो नहीं होगा क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के सापेक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए डेल वी अपॉन डेल जेड निकालना है, तो जेड की किसी में भी कोई टर्म नहीं है, जेड की कहाँ पे कोई टर्म आ रही है, तो इसका पूरा अवकलन ही क्या हो जाएगा 0। ना तो इसमें कोई जेड की टर्म, ना इसमें कोई, ना इसमें, तो सभी का अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब इसमें मान रखिए, अतः विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E = आ जाएगा अपने पास माइनस आई केप डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान रखिए कितना है, 6y - 2x। देखिए ये आई केप जो कोऑर्डिनेट होता है, दिशा, ये बाद में लगाई जाती है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो माइनस का 6y - 2x आई केप। फिर आगे चलिए, प्लस जे केप है और साथ में है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई की टर्म कितनी है, 6x + 2y और साथ में बाहर क्या आएगा, जे केप। भाई ये जे केप है वो, और तीसरे वाले में टर्म है नहीं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा सिंपल वे में। यदि आप चाहते हैं इसको और सॉल्यूशन करना तो इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको प्लस को, ठीक है। इसलिए आप इतना कर सकते हैं, इस टाइप से आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 0.2 मीटर त्रिज्या के एक खोखले धातु के गोले, 0.2 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धातु का गोला दिया हुआ है जिस पर आवेश दे रखा अपने को 15 माइक्रो कूलम, यानी कि 15 × 10⁻⁶ कूलम आवेश दिया गया है। क्यू का मान ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो हम बात करते चलते हैं फॉर्मूले की। क्या होता है कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव बताया था, यानी पृष्ठ का मतलब उसके सरफेस पे कितना होता है, तो आपको बताया था कि KQ/R। ये कैपिटल R उसकी रेडियस ली जाती है, तो वो तो होता है KQ/R। गोले के केंद्र पर, केंद्र कहाँ होता है, गोले के भीतर होगा, गोले का जो केंद्र होगा वो गोले के भीतर। तो आपको बताया था कि चालक है, धातु की बात हो रही है तो धातु जो होती है वो चालक मानेंगे उसको, और उसके भीतर की बात होंगे तो भीतर होने का मतलब कि केंद्र इसके अंदर है, और अंदर भी विभव उतना ही रहता है जितना कि उसके सरफेस पे रहता है, यानी कि जितना उसके पृष्ठ पे रहेगा
उस विभव का मान उतना ही रहेगा, मतलब जो केंद्र पर विभव का मान है वो इसके सरफेस पे होगा जितना ही, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम ही आ रहे हैं 2। फिर आगे चलते हैं, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर। अब आप ये देखिए कि क्या ये बिंदु इसके गोले के भीतर है या बाहर है। तो आप देखेंगे कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर उसकी त्रिज्या और 0.1 मीटर केंद्र से दूरी, तो गोले के भीतर हुआ कि बाहर हुआ। तो आप देखेंगे 0.1 मीटर कम है 0.2 मीटर की बजाय, तो गोले के अंदर हो गया। और गोले के अंदर विभव आपको बताया उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पर। तो आप देखिए 3 क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही है, 3 क्वेश्चन का आंसर इस पहले, दूसरे और तीसरे का आंसर एक ही आएगा जो भी आएगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है कि गोले के केंद्र से 0.3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 0.2 मीटर और 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर कहाँ हो गया, गोले के बाहर। और गोले के बाहर आपको विभव का फॉर्मूला बताया था KQ/r। इसमें फॉर्मूले रखिए और आंसर का आंसर निकालना आपको क्या आएगा। तो देखिए क्या इसका आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि आवेश दे रखा है Q, उसकी वैल्यू तो दे रखी है प्लस का 15 माइक्रो कूलम, यानी कि 15 × 10⁻⁻6 कूलम, ये तो दे रखा है आवेश। त्रिज्या दे रखी है, यानी कि रेडियस दे रखी है गोले की, त्रिज्या R, उसका मान दे रखा अपने को 0.2 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है ज्ञात कीजिए पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है V सरफेस पे = KQ/R। आप देखिए फॉर्मूला ये निकाल रखा है हमने। तो VS, K का मान कितना होगा 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 15 × 10⁻⁻6, R की वैल्यू 0.2 मीटर में दे रखा है। तो आंसर निकाल सकते हो आप, बस इसको गुणा कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 15 को 9 से गुणा कीजिए, 15 7 105, 135 हो गया। 135 10⁻9 में से 6 जाएगा 3, नीचे 0.2 है तो इसको 2 लिखेंगे और 10 ऊपर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 4। इसको आप सॉल्व कर लेना, वो आंसर आपको बताना है कितना आंसर आएगा, वोल्ट में आ जाएगा, वो सरफेस पे आ गया। ठीक है, 10⁻4 आएगा, इसमें आप इसका भाग दे देना, 66 से तो ज़्यादा ही हो गया, 67 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हो 67.5 × 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना और एक बार चेक कर लेना कि आंसर ये आ रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है कहाँ पर निकालना है, केंद्र पर। तो केंद्र पर जो विभव होता है, अकॉर्डिंग टू हम बात करेंगे चालक गोले के लिए, तो केंद्र पर विभव यानी सेंटर पे उतना ही रहता है जितना कि सरफेस पे रहता है। तो फॉर्मूला वही रहेगा KQ/R। आप यहाँ पे लिखेंगे भी, लैंग्वेज के रूप में लिखना होता है। हम बोलेंगे कि गोले का जो केंद्र होता है वो गोले के भीतर होता है, अतः धातु में गोले के भीतर विभव उतना ही होगा जितना कि उसके सरफेस पे होगा। तो आंसर आ जाएगा यही। फिर थर्ड क्वेश्चन में अपने को पूछा इसने कि ज्ञात कीजिए केंद्र से 0.1 मीटर। तो केंद्र से 0.1 मीटर पर यानी कि इसके भीतर, तो वो भी उतना ही हो जाएगा जितना कि सरफेस पे होगा। और यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, कहाँ पे, इनसाइड है ये। तो 0.1 मीटर पर विभव का मान उतना ही आ जाएगा जितना कि सरफेस पे, यानी कि KQ/R। और रही बात लास्ट वाले के आंसर की, तो ये बोल रहा है कि केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर, केंद्र से 0.3 मीटर यानी कि बाहर, गोले के बाहर विभव कितना आएगा। तो फॉर्मूला होता है KQ/r। ठीक है, K की वैल्यू रखी है, R की वैल्यू 0.3 मीटर रखनी है। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q का मान दे रखा है 15 माइक्रो कूलम, तो 15 × 10⁻⁻6 और R की वैल्यू 0.3 मीटर। इसको रख के सॉल्व कर लीजिए और आंसर जो आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है और साथ साथ में ग्रुप में भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो देख लेते हैं। वो और क्या है, दे रखा है कि R भुजा वाली समबाहु त्रिभुज, पहले हमने एक A भुजा वाला समबाहु त्रिभुज लिया था, अब की बार कितनी भुजा वाला है, R भुजा वाला। समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 बिंदु आवेश दे रखे हैं, +Q, +2Q और +XQ लिखा हुआ है, रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। देखिए सेम फॉर्मूला हो गया, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, बस क्या बोला है कि स्थितिज ऊर्जा शून्य करनी है, यानी U का जो मान आता है उसको आप 0 कीजिए और उस X का आंसर इसमें निकालना है।
पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल वे के अंदर इसको फिर से समझते हैं, यही क्वेश्चन वापस से हम रिपीट कर रहे हैं। तो अब ये यदि सवाल देखने पर आपको ऐसा थोड़ा लगता है कि ये ज़्यादा टफ है, तो मतलब आप एक एक लाइन को यदि पढ़िए इसको, फिर उसको आंसर जो है उसी वे के अंदर देना होता है जिसमें ये दिया हुआ है। तो अब उसको पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे भुजा भी एक ही दे रखी है R। तो इसका मतलब ये एक त्रिभुज है अपने पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको B और इसको C। ठीक है, कि कोनों पर 3 बिंदु आवेश दे रखे हैं। जैसे इस पे प्लस Q दे रखा है, दूसरे वाले पे हमें दे रखा है प्लस का 2Q, और तीसरे वाले पे दे रखा है प्लस का XQ। ये आवेश दे रखे हैं। इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा वो क्या आएगी। तो हम बोलेंगे कि 3 आवेश के कारण है टोटल ऊर्जा, पहले दूसरे के कारण, दूसरे तीसरे के कारण और तीसरे पहले के कारण। तो हम लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज में लिखूँ तो हम लिखेंगे A और B के कारण, U A B के कारण, फिर U B और C के कारण, और फिर U C और A के कारण। ये होगा भाई 3 आवेश हो गए, तीनों आवेश के कारण निकालना है। या आप 1 2 लिखना चाहें तो 1 2 पहले दूसरे, दूसरे तीसरे और तीसरे पहले के बीच में। फॉर्मूला होता है इसका KQ1 Q2 अपॉन R। तो QA QB अपॉन RA और B। ठीक है, फिर KQB QC और RB और C, फिर KQC QA अपॉन RCA। ये हमने फॉर्मूला लगाया क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है KQ1 Q2 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन शॉर्ट, KQ1 Q2 अपॉन R होता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार में, तो सिंपल वे के अंदर आपको इसको करना है। अब ये बोल रहा है K की वैल्यू ऐसा कैसा रखिए, QA QB का मान। तो QA QB का मान कितना है, प्लस का Q प्लस का 2Q। तो हम लिख देंगे Q इंटू 2Q अपॉन R, दूरी तो R ही दे रखी है तो ये R ही हो जाएगा। फिर K QB और QC का मान 2Q और XQ, तो 2Q इंटू XQ अपॉन R। फिर लास्ट K QC QA, तो XQ इंटू Q, XQ इंटू Q अपॉन R। ये लीजिए अपना काम हो गया। ठीक है, U। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का मान है 0। तो U की जगह 0 कीजिए और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा 2 तो आगे आ जाएगा। ये आया वैल्यू KQ² अपॉन R। फिर इसमें 2 आ जाएगा सेम ही, KQX अपॉन R प्लस इसमें सिर्फ ये रह जाएगा KX Q² अपॉन R। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं और दूसरी टर्म को इधर भेज देते हैं। तो क्या आएगा देखिए, या आप इसमें से कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। क्या कॉमन आ रहा है, KQ अपॉन R कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से KQ अपॉन R कॉमन लिया, इन सब में से KQ अपॉन R कॉमन लिया, तो एक तो Q बच गया और एक 2 बच गया, तो यहाँ तो बचा 2Q। फिर आगे चलो, इसमें से KQ अपॉन R हटा दीजिए तो 2x बच गया, तो प्लस का 2x प्लस का 2x। फिर आगे चलिए, उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, KQ अपॉन R। तो KQ अपॉन R लेंगे तो x और q बच गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इंटू क्यू बराबर 0। अब ये इधर गुणा वाली टर्म है, इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगी, और क्या बचेगा 2q प्लस 2x प्लस XQ इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर भेजिए तो ये अपने पास आएगा 2x प्लस XQ इज इक्वल टू माइनस का 2q। ठीक है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो क्या बच गया 2 प्लस q बराबर माइनस का 2q। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगी, माइनस का 2q अपॉन 2 प्लस q। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2q अपॉन 2 प्लस q।
ठीक है। अब यहाँ से एक काम और करना पड़ेगा हमें, पोज कर एक मिनट, रोकना। देखिए इसमें हमने एक जगह मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है वो आप ये देखना कि यहाँ पे सेकेंड वाली टर्म में हमने क्या नहीं लिखा है। जैसे 2kq² था, मैंने सिर्फ q लिखा है, तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इसको वापस सही करना है। कितना करना है, 2kq, भाई 2 तो आगे आ गया, q का स्क्वायर हो गया और x/r, x एक ही है, बाकी सब सही है इसके अंदर। तो आप देखिए इसमें सब में kq² आ जाएगा बाहर, q² बाहर आएगा तो क्या रहेगा, तो q² लेंगे तो देखो यहाँ से सिर्फ बच जाएगा 2, तो इसको q हटा दीजिए। इसमें क्या बचेगा, ये 2x बच जाएगा, ये सही है बिल्कुल, और इसमें क्या बच जाएगा, x, बस इतना बचेगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यही मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है वापस से और आंसर निकालते हैं क्या आएगा। तो kq²/r, ये तो उधर जा करके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 2x और 1x कितना हो गया, 3x बराबर 0। देन 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2/3। तो ये x का आंसर आएगा माइनस का 2/3। देखिए हमने बस खाली एक छोटी सी जगह थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से हमारा आंसर गड़बड़ हो गया। तो इसमें देखिए एक नॉलेज जो है अपने को, मतलब सवाल को समझने का एक पैटर्न होना चाहिए, उसी के बेसिस पे इसका आंसर आएगा। तो ये आपको तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस हमने यहाँ पे इतनी सी मिस्टेक करी है, उसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आया है। तो आपको देखना क्या करना है, u बराबर 0 कीजिए, इसको मल्टीप्लाई थोड़ा सा ध्यान से करना, और जो कॉमन आता है वो कॉमन लेकर के सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक वगैरह पूरे समझ में आए होंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है आज कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टोटल इसमें थे 17 क्वेश्चन, वो मैंने आपको एक एक करके सारे बताए। अब आपको वापस से इन सवाल को यदि सीखना है, हमें आगे जा कर के कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको ये न्यूमेरिकल, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल को आप रिपीट करोगे, जितने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की जाएगी ना, उतना सॉल्यूशन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आगे जा कर के यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे IIT का दीजिए चाहे नेट का दीजिए, उनमें सभी में आपके लिए न्यूमेरिकल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और किस टाइप से सॉल्यूशन हम करते हैं, इनको फॉर्मूले को आप एक जगह कीजिए, जो भी फॉर्मूले आते हैं। हमने देखा कि सभी जगह एक टाइप से फॉर्मूले आ रखे थे, बस खाली स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया, विद्युत विभव का सूत्र लगाया। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है आज कंप्लीट हो चुका है। कल आपको ऐसे सॉल्यूशन क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको वही कहूँगा कि अभी तक जो 3 चैप्टर अपने हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उन चैप्टर्स के अंदर यदि कोई न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई सा सवाल नहीं आया, तो आप मुझे बताइए, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।